चंद्रशेखर जोशी। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर भारत ने जताई चिंता। विदेश मंत्रालय ने कहा दोषियों के खिलाफ हो कड़ी कार्रवाई। बांग्लादेश में शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव की बताई जरूरत। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या के बाद गुस्से में देश। तमाम राज्यों में अलग अलग शहरों में जोरदार प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी ने साधुओं के साथ कोलकाता स्थित बांग्लादेश डेप्यूटी हाई कमीशन में सौंपा ज्ञापन। तो वहीं ढाका में नेशनल हिंदू महाजोत ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर किया प्रदर्शन। वीर बाल दिवस पर राष्ट्रपति ने बहादुर बच्चों को दिए सम्मान। पीएम मोदी ने वीर साहिबजादों को किया नमन। बताया मजहबी कट्टरता के खिलाफ साहस का प्रतीक। कहा देश ने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का लिया संकल्प। पीएम मोदी ने कहा सरकार जीवन सुगमता को बढ़ावा देने के लिए है प्रतिबद्ध। आने वाले समय में और अधिक उत्साह और दृढ़ता के साथ जारी रहेगा सुधार अभियान। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर की जमानत को सीबीआई ने दी चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की विशेष अनुमति याचिका। सजा निलंबन और जमानत देने के आदेश पर की पुनर्विचार की मांग। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। वीर बाल दिवस पर दिल्ली में हुए एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए और चारों साहिबजादों की वीरता को नमन किया। पीएम मोदी ने माता गुजरी, गुरु गोविंद सिंह और चारों साहिबजादों की वीरता को देश का गौरव बताया। उन्होंने कहा कि इनके आदर्श आज भी हर भारतीय को ताकत और प्रेरणा देते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वीर साहिबजादे क्रूर मुगल शासकों के सामने ऐसे मजबूती से खड़े हुए कि मजहबी कट्टरपंथ का वजूद हिल गया था। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित 20 बच्चे भी शामिल हुए। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत से साहिबजादों की प्रेरणाओं की कहानी नई पीढ़ी तक पहुंची। इस मौके पर उन्होंने साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की वीरता की कहानी का उल्लेख किया और कहा कि उन्हें उस समय की सबसे बड़ी सत्ता से टकराना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि वो लड़ाई भारत के मूल विचारों और मजहबी कट्टरता के बीच थी और उसमें एक ओर दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी थे तो वहीं दूसरी ओर क्रूर औरंगजेब की हुकूमत थी। औरंगजेब और उसके सिपह सालार भूल गए थे हमारे गुरु कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। वो तप त्याग का साक्षात अवतार थे। वीर साहिबजादों को वही विरासत उनसे मिली थी। इसीलिए भले ही पूरी मुगलिया बादशाहत पीछे लग गई, लेकिन वे वो चारों में से एक भी साहिबजादे को डिगा नहीं पाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि अब भारतीयों के बलिदान और शौर्य की स्मृतियां दबेंगी नहीं। साहिबजादों के बलिदान की गाथा देश में जन जन की जुबान पर होनी चाहिए थी, लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी देश में गुलामी की मानसिकता हावी रही। जिस गुलामी की मानसिकता का बीज अंग्रेज राजनेता मैकाले ने 1835 में बोया था, उस मानसिकता से देश को आजादी के बाद भी मुक्त नहीं होने दिया गया। अब भारत ने तय किया है कि गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पानी ही होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेन जी और जेन अल्फा पीढ़ी पर भारत को विकसित भारत के लक्ष्य पर ले जाने का भरोसा व्यक्त किया। उन्होंने देश के युवाओं से बड़े सपने देखने का आह्वान किया और कहा कि वे अपने आत्मविश्वास को कमजोर ना पड़ने दें। पहले युवा सपने देखने से भी डरते थे, क्योंकि पुरानी व्यवस्थाओं में ये माहौल बन गया था कि कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। चारों तरफ निराशा निराशा के वातावरण बना दिया गया था। लोगों को यहां तक लगने लगा कि भाई मेहनत करके क्या फायदा है। लेकिन आज देश टैलेंट को, प्रतिभा को खोजता है, उन्हें मंच देता है। उनके सपनों के साथ 140 करोड़ देशवासियों की ताकत लग जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के विजेताओं से मुलाकात की। वीर बाल दिवस का मंच हर वर्ष उन बच्चों का सम्मान करता है जो अलग अलग क्षेत्रों में देश के लिए कुछ कर दिखाते हैं। इस वर्ष भी 18 राज्यों से 20 बच्चों को ये पुरस्कार दिए गए। ब्यूरो इनपुट के साथ गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की वीरता को याद करते हुए देश भर में वीर बाल दिवस मनाया गया। विभिन्न राज्यों में हुए कार्यक्रमों में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शामिल हुए तो आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सभी ने वीर साहिबजादों की प्रेरणा को नमन किया तो देश की युवा पीढ़ी को उनके सिद्धांतों से सीखने की बात कही। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों ने अल्पायु में ही धर्म और सत्य की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी शहादत को सम्मान देने के लिए देश भर में शुक्रवार को वीर बाल दिवस मनाया गया और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में वीर बाल दिवस और साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती पर कीर्तन समागम कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब को समर्पित प्रदर्शनी का भी दौरा किया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने देश भर के सिखों की आवाज को सुना और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित किया। 26 दिसंबर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान का दिवस है, इस तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय समारोह के रूप में आयोजित किया। वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में मध्य प्रदेश भाजपा कार्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री मोहन यादव शामिल हुए। इससे पहले सीएम मोहन यादव भोपाल स्थित गुरुद्वारे पहुंचे और उन्होंने मत्था टेका। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी सनातन धर्म की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले चारों साहिबजादों को नमन किया। हमारे आने वाली पीढ़ियां भूले नहीं, इस बलिदान को भूले नहीं, इसलिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में इसको मनाने का फैसला हुआ। राजस्थान में वीर बाल दिवस पर कई जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सीएम भजन लाल शर्मा ने प्रदेश कार्यालय में वीर साहिबजादों के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनके बलिदान को नमन किया। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी नैनीताल स्थित श्री गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेका। सीएम धामी ने कहा कि यह अवसर साहिबजादों के अद्वितीय त्याग और अदम्य साहस को आत्मसात करने का है। वीर बाल दिवस वास्तव में एक ऐसा दिन है जो हमको याद दिलाता है कि यदि धर्म, संस्कार, स्वाभिमान, पराक्रम, बहादुरी हो तो उसके लिए कोई आयु नहीं होती है। इस आयु में भी उन्होंने धर्म की रक्षा की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन ने वीर बाल दिवस के अवसर पर गुरुद्वारा बंगला साहिब में मत्था टेका और गुरु साहिब के चरणों में अरदास की। उनके साथ दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी गुरुद्वारे में मत्था टेका। दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में साहिबजादों को नमन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, पहले 14 नवंबर को नेहरू के जन्मदिन की वजह से बाल दिवस कह दिया जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद जिन्होंने साहिबजादों की शहादत को याद करते हुए आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की।
पहले की सरकारों ने सब कुछ अपने नाम से जोड़ा, पर आभारी हूं नरेंद्र मोदी जी की, जिन्होंने सही में सम्मान करते हुए हमारे साहबजादों की शहादत को सम्मान दिया और उसे वीर बाल दिवस से जोड़ा। गौरतलब है कि वीर बाल दिवस मनाए जाने की शुरुआत साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उनका ये बलिदान युगों युगों तक देश और समाज को कर्तव्य, साहस और त्याग के पथ पर अग्रसर करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दिल्ली के विज्ञान भवन में शुक्रवार को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीरता की असाधारण उपलब्धि के लिए इन वीर बालकों को सम्मानित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा, साहस, नवाचार और समर्पण को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित करना है। वीर बाल दिवस 2025 के अवसर पर दिल्ली के विज्ञान भवन में एक गौरवपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुआ। देश के विभिन्न राज्यों से चयनित 20 प्रतिभाशाली बच्चों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मान प्रदान किया गया। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। पुरस्कारों का वितरण 6 श्रेणियों में किया गया, जिनमें 4 वीरता पुरस्कार, 2 कला एवं संस्कृति, 1 पर्यावरण, 2 सामाजिक सेवा, 2 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा 9 खेल जगत की श्रेणी में पुरस्कार शामिल रहे। इन बच्चों ने कम उम्र में ही अपने उल्लेखनीय कार्यों से समाज और देश को नई दिशा देने का कार्य किया है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि ये बच्चे भारत के उज्जवल भविष्य का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि इन बच्चों ने साहस, सेवा भावना, नवाचार और प्रतिभा के बल पर पूरे देश को प्रेरित किया। राष्ट्रपति ने बच्चों के माता-पिता, शिक्षकों और मार्गदर्शकों के योगदान की भी सराहना की। बहुत सारे बच्चे अपने साहस का, अपने हुनर का, ये उन बच्चों से प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे समाज उन बच्चों को कृतज्ञता के साथ सदैव याद करता रहेगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि इन बच्चों ने यह सिद्ध कर दिया है कि यदि मन में आत्मविश्वास और लगन हो तो संसाधन और उम्र कभी बाधा नहीं बनते। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद बच्चों ने कहा कि राष्ट्रपति से सम्मान पाकर उन्हें अत्यंत खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है। अपनी उपलब्धियों से यह साबित किया है कि हौसलों की उड़ान के लिए उम्र कभी बाधा नहीं होती। हमारे गांव में फौजी आए थे जब पाकिस्तान से लड़ाई हो रही थी, और हमारे फौजी आए थे उधर हमारे गांव में, हमारे खेतों में, तो हमारी रक्षा के लिए वही आए थे। फिर मैंने उनके लिए सोचा चलो उनकी सेवा करते हैं। फिर मैंने उनके लिए दूध, चाय, लस्सी, बर्फ लेके जाता था उनके लिए रोज। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पा थी रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही, माँ तुझे सलाम। इन बच्चों की प्रतिभा इनकी उम्र से कहीं ज्यादा है। सम्मान पाने की खुशी इनके चेहरों पर साफ झलक रही है। नन्हे विजेताओं को देखकर महसूस होता है कि देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। देश की जिम्मेदारी मजबूत कंधों पर है। ये वो बच्चे हैं जो विकसित भारत का 2047 का भविष्य है, और यकीनन न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में भारत का परचम लहराएंगे। कैमरा पर्सन एसपी दुबे के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार जीवन सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए उसका सुधार अभियान आने वाले समय में और अधिक उत्साह और दृढ़ता के साथ जारी रहेगा। प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा अपनी विभिन्न सुधार पहलों पर किए गए कई पोस्ट के संदर्भ में ये टिप्पणी की। पीएम मोदी ने कहा, हमारी सरकार जीवन सुगमता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में इस दिशा में किए गए कार्यों के उदाहरण दिए हैं। पीएम ने कहा कि आने वाले समय में हमारी सुधार यात्रा और भी अधिक उत्साह के साथ जारी रहेगी। #रिफॉर्म इन एक्शन और #गुड गवर्नेंस के साथ केंद्र सरकार ने अपने कई पोस्ट में कहा कि किसी भी सुधार की असली कसौटी ये होती है कि वो लोगों का बोझ कितना कम करता है। वर्ष 2025 में शासन व्यवस्था में एक स्पष्ट बदलाव देखने को मिला, जहां सुधार जटिलता के बजाय परिणामों पर केंद्रित रहे।
माईगॉव इंडिया पर किए गए पोस्ट में बताया गया है कि सरल कर कानूनों, तेजी से विवाद निपटान, आधुनिक श्रम संहिताओं और कुछ नियमों या कानूनों के उल्लंघन को अपराध की श्रेणी से बाहर रखकर सिर्फ उनके अनुपालन पर जोर देने से नागरिकों और व्यवसायों दोनों के लिए प्रक्रियाएं आसान हुई हैं। भरोसे, पूर्वानुमेयता और दीर्घकालिक विकास पर जोर दिया गया है, जिससे ये दिखता है कि अच्छी तरह तैयार की गई नीतियां किस तरह रोजमर्रा की जिंदगी को सहज बना सकती हैं। पोस्ट में कहा गया है कि करोड़ों भारतीयों के लिए कर राहत अब वास्तविकता बन गई है। सरकार ने यह भी बताया कि श्रमिकों को अब दर्जनों कानूनों से नहीं जूझना पड़ता। इन सुधारों से अधिकार अधिक स्पष्ट हुए हैं, अनुपालन आसान हुआ है और महिलाओं को मातृत्व और कार्यस्थल पर सुरक्षा से जुड़े सुनिश्चित लाभ मिले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में अनुवादित और विधि एवं न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग द्वारा पहली बार प्रकाशित भारतीय संविधान का विमोचन किया। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जताई है। अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट को साझा करते हुए लिखा, भारतीय भाषाओं के सम्मान की दिशा में एक और बड़ा कदम हमारे संविधान का संथाली भाषा में प्रकाशन किया जाना संथाली समाज के साथ ही पूरे देश के लिए गौरव की बात है। अलचिकी लिपि में प्रकाशित ये संविधान जनजातीय समाज तक हमारे संविधान के आदर्शों और मूल्यों को और भी स्पष्ट रूप में पहुंचाएगा और हमारे संविधान निर्माताओं का स्वप्न साकार करेगा। इस ऐतिहासिक कार्य के लिए मोदी जी का हार्दिक आभार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली में आतंकवाद निरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये 2 दिवसीय सम्मेलन गृह मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस विजन के तहत ये सम्मेलन उभरते खतरों से निपटने का एक प्रभावी मंच बन चुका है। उन्होंने कहा कि ये केवल चर्चा का मंच नहीं बल्कि एक्शन योग्य फैसलों का आधार है, जिन पर साल भर काम किया जाता है। अमित शाह ने सभी सुरक्षा और जांच एजेंसियों से देश और दुनिया में हुई आतंकी घटनाओं का गहन विश्लेषण कर आतंकवाद निरोधी क्षमता को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल से आतंकवाद का स्वरूप बदल रहा है और भारत को उससे 2 कदम आगे रहना होगा। गृह मंत्री ने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अभेद्य और मजबूत आतंकवाद निरोधी ग्रिड तैयार करने पर जोर दिया। साथ ही संगठित अपराध पर 360 डिग्री प्रहार के लिए एक्शन प्लान लाने की घोषणा की। सम्मेलन में अमित शाह ने NIA के अपडेटेड अपराध मैनुअल का भी विमोचन किया। साथ ही हथियार, डेटाबेस और संगठित अपराध नेटवर्क पर डेटाबेस की शुरुआत की। गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करें ताकि आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई और मजबूत हो सके। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बड़ोदरा में आयोजित वैश्विक हिंदू वैष्णव प्रेरणा महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। ये महोत्सव वल्लभ यूथ ऑर्गेनाइजेशन BYO के 15 वर्ष और ब्रजधाम आध्यात्मिक संकुल के 25 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किया गया। भारत और विश्व के 25 देशों से वैष्णव भक्तों ने इसमें भाग लिया। कार्यक्रम में 1008 पोथी जी पारायण, श्रीमद् भागवत कथा, ब्रज दर्शन झांकी, बिजनेस एक्सपो और बिजनेस समिट सहित कई आयोजन शामिल हैं। ये महोत्सव 21 से 29 दिसंबर 2025 तक नवलखी मैदान बड़ोदरा में चल रहा है। बीते साल अगस्त से ही पड़ोसी देश बांग्लादेश में हालात अस्थिर बने हुए हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों से ढाका सहित अन्य जगहों पर हिंसा का शिकार हिंदू सहित अल्पसंख्यक हो रहे हैं, जिसके खिलाफ न सिर्फ बांग्लादेश में गुस्सा है बल्कि भारत में भी बहुत आक्रोश है। हिंदुओं पर हमले को लेकर आज भी भारत के कई शहरों में प्रदर्शन हुए, तो भारत सरकार ने भी कहा है कि हिंदुओं सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बांग्लादेश सरकार का काम है। भारत ने आगामी चुनावों से पहले शांति स्थापित करने और समावेशी चुनाव कराने की बात कही है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने ली एक और हिंदू की जान, गुस्से में पूरा हिंदुस्तान। बांग्लादेश में जारी है बवाल, देश में है भारी उबाल।
बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। दीपू दास की हत्या की आंच अभी कम नहीं हुई थी। बांग्लादेश में एक और हिंदू व्यक्ति की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या का मामला सामने आया गया है। राजवाड़ी जिले के पांगशा उप जिला में बुधवार रात एक और हिंदू युवक की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों और हमलों के विरोध में देश में गुस्सा और भड़क गया है, तो बांग्लादेश में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। देश के तमाम शहरों में ऐसी घटनाओं के खिलाफ आज भी जोरदार प्रदर्शन हुआ। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा के खिलाफ नारे लगाते और भगवा झंडे थामे सैकड़ों प्रदर्शनकारी पश्चिम बंगाल ही नहीं, देश के तमाम हिस्सों में सड़कों पर उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक हो या यूपी, ओडिशा हो या कोलकाता, हर जगह लोगों का गुस्सा देखने को मिला। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पुतले भी फूके और न्याय की मांग की। सरकार से मांग यही कर रहे हैं कि तुरंत बांग्लादेश के अंदर दखलंदाजी करे और हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार को तुरंत वहां पर रोक लगाई जाए। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने साधुओं के साथ कोलकाता स्थित बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन में ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम आयोजित किया। साधु संतों के गले में दीपू दास की तस्वीर थी और वे जयघोष कर रहे थे। उन्होंने डिप्टी हाई कमीशन के कार्यालय के सामने शंख और डमरू बजाकर अपना विरोध दर्ज कराया। हमारी एक ही मांग है, हिंदू निधन, हिंदू अत्याचार बंद करो, नहीं तो सबक सिखाने का काम भारत की 100 करोड़ हिंदू सबक सिखाने का काम करेगा। उन्होंने 4-5 दिन हम लोग को साथ मुलाकात नहीं किया। मुल्ला यूनुस जा कर रहा है, यहाँ ममता खाला एक ही काम कर रहा है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में नेशनल हिंदू महाजोत ने हिंदुओं की हत्या के विरोध में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर प्रदर्शन किया। पूरे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हो रही है। इसके विरोध में हम रैली कर रहे हैं और ह्यूमन चेन बना रहे हैं। हम सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग करते हैं। दरअसल बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कम होने का नाम नहीं ले रहा है। 2 हिंदू युवकों की बेरहमी से हत्या के अलावा आगजनी की घटनाएं आम होती जा रही हैं। इसी कड़ी में चट्टोग्राम में भी पिछले 5 दिनों में कम से कम 6 हिंदू परिवारों को निशाना बनाया गया। मंगलवार सुबह राउजान नगर पालिका के सुल्तानपुर वार्ड 5 में एक घर में आग लगा दी गई। भारत ने घटना की निंदा करते हुए ऐसे हमलों पर चिंता जताई और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, जिसमें हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध धर्म के लोग भी हैं, उनके खिलाफ लगातार हिंसा हो रही है। ये गंभीर चिंता का विषय है। हाल ही में मेमनसिंह में एक हिंदू युवा की हत्या हुई, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि अपराधियों को जल्द से जल्द कटघरे में लाया जाएगा। भारत का कहना है कि स्वतंत्र सूत्रों के हवाले से मिल रही खबरों के मुताबिक अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2900 से अधिक हिंसा, लूट, आगजनी के मामले हुए हैं, जो कि गंभीर हालात को दिखाते हैं और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत का कहना है कि वो बांग्लादेश के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध चाहता है। भारत बांग्लादेश में शांतिपूर्ण माहौल में स्वतंत्र, निष्पक्ष और समावेशी चुनाव के हक में है। वहाँ पर हम लोग चाहते हैं कि वहाँ स्वतंत्र चुनाव हो, वहाँ निष्पक्ष चुनाव हो और वहाँ एक समावेशी चुनाव हो। तो यही हमारा पक्ष है जहाँ तक बांग्लादेश में चुनाव के मामले की बात है। इस बीच बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर जमकर हमला बोला और उस पर गैर मुसलमानों के खिलाफ अकल्पनीय अत्याचार करने का आरोप लगाया। अवामी लीग प्रमुख हसीना ने कहा कि अवैध रूप से सत्ता हासिल करने वाली यूनुस सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यकों को बेरहमी से मार डालने जैसी भयावह घटनाएं सामने आ रही हैं। हसीना ने क्रिसमस के मौके पर दिए संदेश में यूनुस सरकार पर सभी धर्मों और समुदाय के लोगों के अपने अपने धर्मों का पालन करने की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर नरसंहार को लेकर पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है और न्याय की मांग कर रहा है। दिल्ली से अखिलेश सुमन, ढाका से नवल परमार और कोलकाता से सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की हत्याओं के विरोध में सिलीगुड़ी के होटल मालिकों ने सख्त कदम उठाया है। होटल मालिकों के संगठन ने बांग्लादेशी नागरिकों को होटल के कमरे न देने का निर्णय लिया है। संगठन का कहना है कि ये कदम हिंसा के खिलाफ विरोध और हिंदू समुदाय के साथ एकजुटता दिखाने के लिए उठाया गया है। साथ ही इसे भारत की सुरक्षा चिंताओं से भी जोड़ा गया है। इससे पहले 9 दिसंबर 2024 से बांग्लादेशी पर्यटकों को होटल कमरे नहीं दिए जा रहे थे। हालांकि मेडिकल और छात्र वीजा धारकों को छूट दी गई थी। हालिया घटनाओं के बाद ये छूट भी खत्म कर दी गई है और अब पूर्ण प्रतिबंध लागू है।
होटल मालिकों के अनुसार पिछले वर्ष भी इसी तरह के हालात में सिलीगुड़ी और कोलकाता समेत कई शहरों में ऐसा फैसला लिया गया था। इस फैसले को लेकर स्थानीय स्तर पर बहस तेज है। जहां कुछ लोग इसे विरोध का मजबूत संदेश मान रहे हैं, वहीं अन्य लोग मानवीय और पर्यटन पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जता रहे हैं। इस बीच राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों के 3234 केंद्रों पर कल सुबह 10 बजे से प्रशासनिक सुनवाई शुरू होने की जानकारी भी सामने आई है। पश्चिम बंगाल में शनिवार से शुरू होने वाली एसआईआर की सुनवाई में सीएए प्रमाण पत्र को प्रमाणिक दस्तावेज माना जाएगा। तृणमूल कांग्रेस ने मतुआ समुदाय में ये डर फैलाने की कोशिश की थी कि सीएए के लिए आवेदन करने वाले लोगों को नागरिकता से वंचित किया जाएगा और उन्हें डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। इसके बाद काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई थी, लेकिन इस नई घोषणा से मतुआ समुदाय को बड़ी राहत मिली है और इससे तृणमूल कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो गया है। हालांकि राज्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सर्टिफिकेट को स्वीकार किया जाएगा, लेकिन सबमिशन की रसीद को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्नाव रेप केस में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका एसएलपी दायर की है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को अपील के निपटारे तक निलंबित करते हुए उन्हें जमानत दी थी। इस फैसले का सीबीआई और पीड़िता की ओर से कड़ा विरोध किया गया था। सीबीआई ने हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कुलदीप सिंह सेंगर को दिसंबर 2019 में उन्नाव रेप मामले में दोषी ठहराते हुए उम्र कैद और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सेंगर सीबीआई के एक अन्य मामले में हत्या के आरोप में 10 साल की सजा काट रहे हैं। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत राजस्थान और झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए 723 करोड़ रुपए से अधिक अनुदान राशि जारी की है। पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य की 24 पात्र जिला पंचायतों, 339 ब्लॉक पंचायतों और 3,857 ग्राम पंचायतों के लिए 303 करोड़ रुपए से अधिक की मुफ्त अनुदान की पहली किस्त जारी की गई है। इसके अतिरिक्त पात्र ग्रामीण स्थानीय निकायों को वर्ष 2024-25 के लिए दूसरी किस्त के रोके गए हिस्से के 145.24 करोड़ रुपए का मुफ्त अनुदान भी जारी किया गया। झारखंड राज्य के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अबद्ध अनुदान की 275 करोड़ रुपए से अधिक की पहली किस्त जारी कर दी गई है। ये राशि राज्य भर में सभी पात्र 24 जिला पंचायतों, 253 पात्र ब्लॉक पंचायतों और 4,342 पात्र ग्राम पंचायतों के लिए है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की है कि सरकार जल्द ही असम के राभा, मिसिंग और तिवा आदिवासी समुदायों से जुड़े मुद्दों का समाधान खोजने के लिए एक वरिष्ठ इंटरलोक्यूटर नियुक्त करेगी। गृह मंत्री शाह ने एक्स पर लिखा कि सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी की उपस्थिति में असम के राभा, मिसिंग और तिवा समुदायों के प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की, उनकी मांगों को सुना और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी वास्तविक चिंताओं का समाधान किया जाएगा। गृह मंत्रालय जल्द ही एक सौहार्दपूर्ण और स्थायी समाधान की दिशा में काम करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त करेगा। गृह मंत्री शाह के साथ हुई इस बैठक में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और राज्य कैबिनेट मंत्री रानोज पेगू भी उपस्थित रहे। शर्मा ने एक्स पर लिखा कि मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का राभा, मिसिंग और तिवा समुदायों के प्रतिनिधिमंडलों से मिलने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जो लंबे समय से अपनी अपनी स्वायत्त परिषदों के लिए संवैधानिक दर्जे की मांग कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कार्बी आंगलोंग में हाल की घटनाओं को लेकर कार्बी समुदाय और कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के साथ शुक्रवार को त्रिपक्षीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों की बाड़बंदी और हरितकरण अभियान भी शुरू किया जाएगा। इसके अलावा पिछले 5 वर्षों में अवैध रूप से जारी किए गए व्यापार लाइसेंस रद्द किए जाएंगे
और अतिक्रमण हटाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शेष मुद्दों पर चर्चा के लिए जनवरी में एक और बैठक आयोजित की जाएगी। Was that we have decided to move jointly before Guwahati High Court so that the entire VGR PGR issue can be resolved immediately. We also decided to shift all offices from VGR PGR area. We have also decided to fence all the vacant land immediately and start a afforestation drive in the vacant area. We have also decided to cancel trade license which were illegally issued in last 5 years. असम में आगामी विधानसभा चुनावों की रणनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने गुवाहाटी में 2 दिवसीय राज्य कार्यकारिणी बैठक शुरू की। बैठक में शामिल होने बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन गुवाहाटी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और पार्टी नेताओं ने उनका स्वागत किया। हवाई अड्डे से शहर तक रैली भी निकाली गई। श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में बैठक को संबोधित करते हुए नितिन नवीन ने कामाख्या देवी की पूजा कर भाषण की शुरुआत की और जमीनी कार्यकर्ताओं की भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने संगठन को और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो में बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने के मामले की जांच करने वाली 4 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट विमानन नियामक DGCA को सौंप दी है। नागर विमानन महानिदेशालय DGCA के संयुक्त महानिदेशक संजय के ब्रह्माणे की अध्यक्षता में इस समिति का गठन 5 दिसंबर को किया गया था। समिति को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो उन परिस्थितियों की व्यापक समीक्षा करे जिनकी वजह से इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें कई दिनों तक रद्द हुई थीं। इस महीने की शुरुआत में इंडिगो ने एक ही दिन में 1600 से अधिक उड़ानें रद्द की थीं। DGCA ने एयरलाइन को विंटर शेड्यूल घटाने और CEO व COO को शो कॉज नोटिस जारी किया था। समिति के गठन को लेकर 5 दिसंबर को जारी आदेश के अनुसार प्रथम दृष्टया स्थिति ये संकेत देती है कि आंतरिक निगरानी परिचालन तैयारियों और अनुपालन योजना में गंभीर कमियां हैं, जिसके चलते एक स्वतंत्र जांच आवश्यक हो जाती है। भारतीय रेलवे 2030 तक 48 प्रमुख शहरों में नई ट्रेनों की प्रस्थान क्षमता को दोगुना करने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही मौजूदा वक्त में उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया जाएगा। खासतौर से स्टेशन टर्मिनलों में अतिरिक्त प्लेटफॉर्म, स्टेबलिंग लाइंस और पिट लाइंस जैसी सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। शहरों के आसपास नए टर्मिनल स्थानों की पहचान व निर्माण भी होगा। मेगा कोचिंग कॉम्प्लेक्स सहित मेंटेनेंस सुविधाओं का विकास भी इस योजना में शामिल है। इसके अलावा ट्रेन क्षमता बढ़ाने के लिए सिग्नलिंग सुधार, ट्रैक मल्टी ट्रैकिंग और ट्रैफिक फैसिलिटी कार्य किए जाएंगे। योजना में सब अर्बन और नॉन सब अर्बन दोनों तरह के ट्रैफिक की आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा। अगले 5 सालों में ये क्षमता विस्तार चरणबद्ध तरीके से होगा। भारतीय रेलवे ने 2025 में कुल 43,000 से अधिक विशेष ट्रेन सेवाएं चलाईं ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले। रेल मंत्रालय के अनुसार ये कदम यात्रा की मांग में लगातार वृद्धि को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। रेलवे ने जानकारी दी है कि महाकुंभ के दौरान 17,340 विशेष ट्रेनें चलीं, तो वहीं होली के लिए 1,144, ग्रीष्मकाल में 12,417 और छठ पूजा के लिए 12,383 विशेष ट्रेनें चलाई गईं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। RBI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 19 दिसंबर 2025 को समाप्त सप्ताह में भारत का फॉरेक्स रिजर्व $4.3 बिलियन बढ़कर $693.31 बिलियन पहुंच गया है। इस बढ़ोतरी में सोने के भंडार का अहम योगदान रहा, जो $2.6 बिलियन बढ़कर $110.36 बिलियन हो गया। वहीं फॉरेन करेंसी एसेट्स भी बढ़कर $559.43 बिलियन पर पहुंच गए हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार से रुपये की स्थिरता बनी रहती है। साथ ही ये देश की आर्थिक स्थिति और वैश्विक व्यापार क्षमता को भी मजबूती प्रदान करता है। और आइए अब बात करते हैं विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी VBG रामजी की।
विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण बीबीजी रामजी विधेयक केंद्र सरकार के विकसित भारत 2047 के विजन से जुड़ा हुआ है और इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में रोजगार को और अधिक उत्पादक, टिकाऊ और अवसंरचना निर्माण से जोड़ना है। 2 दशक पुराने मनरेगा की जगह लाए गए नए कानून से न सिर्फ रोजगार की अवधि बढ़ेगी बल्कि ग्रामीणों की आय भी बढ़ेगी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डीडी न्यूज से खास बातचीत में बताया कि मनरेगा की जगह इसकी क्यों जरूरत पड़ी। कई दिनों से व्यापक बदलाव की मनरेगा में आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मूल्यांकन गलत होता था। जहां जरूरत है विकास की वहां कम पैसा जाए और इसलिए ऐसी एक नहीं, इतनी विशाल धनराशि खर्च होती थी। कई जगह अच्छा काम भी हुआ है, इस योजना का योगदान भी बहुत है, लेकिन कई जगह एसेट क्रिएट ही नहीं हो रहे थे। यहाँ की मिट्टी खोद के वहां डाल दी, वहां की मिट्टी खोद के वहां डाल दी, पता चला नाम मजदूरों का और काम हो रहा मशीनों से। बीबीजी रामजी बिल पास होने के बाद देश भर में उत्साह देखने को मिल रहा है। देश के कोने कोने में लोगों में खुशियों की लहर है और लाभार्थियों ने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। पहले जो मनरेगा योजना थी उसमें 100 दिन की रोजगारी मिलती थी। अभी उनमें सुधार करके 125 डेज यानी 125 दिन किया है। दूसरा बदलाव जो है वो ग्रामीण में जो रोजगारी न मिलने पर 15 दिन तक का भत्ता भी देने का उसमें जो सुधार किया है वो बहुत ही मतलब ग्रामीण के जो लोग हैं उनको उससे फ़ायदा मिलने वाला है। जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी फ़ायदा होने वाला है और ये फ़ायदा करने के लिए केंद्र की गवर्नमेंट सरकार का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। पहले मनरेगा नाम था, अब जी राम जी किया है। अच्छा है, सबको रोजगारी ज़्यादा मिलेगी और सबके बच्चे को बढ़ाई करने की अच्छा रहेगा। मनरेगा को ही चेंज करके अब नया एक्ट लाया गया है, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण। इसमें जो है कुछ मूलभूत चेंज किए गए हैं, जैसे इसमें रोजगार गारंटी अब 100 दिन के बजाय 125 दिन हो गई है और इसमें बेरोजगारी भत्ता ये वगैरह का भी प्रावधान किया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना नरेगा का नाम बदलकर अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबीजी रामजी किए जाने पर श्रमिकों में खुशी का माहौल है। इस बदलाव को लेकर खासतौर पर राजस्थान के 12 जिला की सुंदलक पंचायत के अंतर्गत आने वाले राजपुरा ग्राम के श्रमिकों ने संतोष जताया है। ग्रामीण श्रमिकों का कहना है कि नरेगा को जी रामजी नाम दिए जाने से योजना के प्रति नई पहचान और अपनापन महसूस हो रहा है। अब वो रामजी की सेना के रूप में गांव के विकास में भागीदारी निभा रहे हैं। साथ ही श्रमिकों को उम्मीद है कि इस बदलाव के साथ साथ कार्यप्रणाली में भी और अधिक सुधार होगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो योजना निकाली है, नरेगा का नाम जी राम जी रखा हुआ है, विकसित भारत का, तो ये नरेगा में हमें बहुत अच्छा लगा। जो पहले 100 दिन मिलती थी अवधि थी तो 25 दिन बढ़ा के बहुत अच्छा काम किया है। 100 दिन का रोजगार की जगह 125 दिन का रोजगार रख दिया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही मिलके बहुत अच्छा काम कर रही है। पहले नरेगा मजदूर थे, अब जी राम जी हो गया। केंद्र सरकार ने अच्छा नाम रखा, जय राम जी हो गया। बहुत बढ़िया, धन बढ़ गया, बहुत मजूरी बढ़ गई, बहुत बढ़िया हो। नरेगा का नाम 100 गड्ढा 125 गड्ढा और बढ़ा दिया। देश की राजधानी दिल्ली में अटल कैंटीन में पहले 2 दिनों में 33,000 से ज्यादा लोगों ने सब्सिडी वाले भोजन का लाभ लिया है। अधिकारियों ने बताया कि उद्घाटन के पहले दिन यानी गुरुवार को 17,587 लोगों को भोजन परोसा गया। वहीं शुक्रवार को 15,805 लोग कैंटीन में भोजन कर चुके हैं। इसमें 10,696 को लंच और 5,109 लोगों को डिनर परोसा गया है। बता दें कि ये कैंटीन अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर खोली गई थी और यहाँ केवल 5 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना का मकसद श्रमिकों, शहरी गरीब और अन्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सस्ता और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है।
लंच का समय सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक है और डिनर शाम 6:30 बजे से रात 9 बजे तक परोसा जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में कुल 100 अटल कैंटीन खोली जाएंगी, जिनमें से 45 गुरुवार को शुरू हो चुकी हैं। बाकी 55 अगले 15-20 दिनों में खुलने की उम्मीद है। गोधन प्रदर्शनी दिल्ली में खूब सुर्खियां बटोर रही है। जी हां, दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई प्रदर्शनी में कलाकार महेश वैष्णव ने गोबर को अद्भुत रूप दिया है। महेश वैष्णव की कला में गोधन, सनातन संस्कृति, गौ सेवा और राष्ट्र सेवा का संदेश तो साफ देखा ही जा सकता है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई कलाकृति तो यहां सबसे आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट देखिए। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में गोधन कला प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। क्या खासियत है इस प्रदर्शनी की, इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महेश वैष्णव जी, जो कलाकार हैं, जिन्होंने गोधन से बहुत कुछ बनाया। सर, क्या लेकर आए? 3 साल से मैं गोधन से पेंटिंग बना रहा हूँ। वैसे पेंटिंग बनाते हुए 40 साल हो गए मुझे, और गोधन से इसलिए कि गौ माता के प्रति मेरी श्रद्धा है। गौ माता की महिमा देश विदेश में सब दूर फैले, और मैंने संपूर्ण रामायण जी बनाई है, जो कि 2 साल में कंप्लीट हुई मेरी। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा बनाई, और उसके बाद मेरी ज़िंदगी पलट गई कि आगे से आगे गौ माता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और मैंने मोदी जी की पेंटिंग बनाई है, प्रिंस चार्ल्स के पैलेस में मेरी पेंटिंग लगी हुई है। आज चिदानंद जी के द्वारा हनुमान चालीसा का अनावरण हुआ है, जो कि वो गोधन से बनी है। 6 महीने में पेंटिंग बनी है। प्रधानमंत्री जी की भी बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स आपने यहाँ पर बनाई हैं। अब प्रधानमंत्री जी जो जैसे कि गौ सेवा के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, स्वदेशी के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, और साथ साथ के सनातन के लिए भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो यूथ के लिए जो प्रधानमंत्री का संदेश है, वो भी मैं अपनी पेंटिंग के माध्यम से बना रहा हूँ। लोग कितना पसंद कर रहे हैं गोधन को लेकर? ये बहुत पसंद कर रहे हैं, और जहाँ तक मेरी जानकारी में मैं इकलौता कलाकार हूँ जो गोधन से पेंटिंग बना रहा हूँ, और ईश्वर बनवा रहे हैं। मैं तो क्या बना रहा हूँ, क्योंकि अगर गौ माता का वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो वो जहाँ पे भी जाता है तो एनवायरनमेंट के लिए बढ़िया रहता है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। पर अगर आप वैसे देखा जाए कि अगर हम किसी मंदिर में जाएंगे तो 5-10 भगवान को दर्शन करते हैं, पर गौ माता के हिसाब से अगर हम गोधन थोड़ा सा भी होता है तो फिर सारे देवताओं का आशीर्वाद मिल जाता है। तो अगर आप भी यहाँ एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर आ रहे हैं तो ये प्रदर्शनी देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको एक से बढ़कर एक कलाकारी देखी जा सकती है, जिसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बछड़े को दुलारते हुए जो पेंटिंग्स है, वो बहुत ही आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कैमरामैन मनोज चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। नई दिल्ली के यशोभूमि में मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक चेतना का अनूठा संगम देखने को मिला। शिव योग के भव्य आयोजन रिदम ऑफ यूनिवर्स में संगीत, ध्यान और सामूहिक साधना के जरिए तनाव और भावनात्मक थकान से मुक्ति का वैश्विक संदेश दिया गया। शिव योग आचार्य ईशान शिवानंद जी के सानिध्य में भारत समेत 15 देशों से आए करीब 6000 साधकों ने भजन, ध्यान और लयबद्ध संगीत के माध्यम से मानसिक शांति का अनुभव किया। मार्गदर्शक भी हैं, जो कि आध्यात्मिक गुरु भी हैं, और साफ तौर पर जो मेंटल हेल्थ है उसको कैसे सही किया जाता है, उसी पर बातचीत करने के लिए ईशान शिवानंद जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका सबसे पहले तो दूरदर्शन पर स्वागत है। और एक सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि वो इस भागती दौड़ती जिंदगी में अपने मानसिक संतुलन को, यानी मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर कर सके, युवा से लेकर के वृद्ध अवस्था तक। हम चाहते हैं कि भारत में रिसर्च एक बार फिर आए और हम समझ सकें कि किस प्रकार से हम अपनी मेंटल हेल्थ को सही तरीके से बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी के पास 100 रास्ते हैं, उपाय हैं, और हर उपाय अच्छा नहीं होता। आप किसी भी चाय के नुक्कड़ पे चले जाइए जहाँ पे सब बैठ के चाय पी रहे हैं, हर कोई आपको सजेशन दे देगा। और जब मेंटल हेल्थ की बात आती है तो एक सीरियसनेस बहुत ज़रूरी है, और इसलिए एविडेंस बेस्ड मेंटल हेल्थ पे हम काम कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे जिनके साथ मैं काम करता हूँ वो कहते हैं, देखो हमें डिविनिटी को एक्सपीरियंस करना है, लेकिन हमारे अंदर अभी ध्यान साधना की पेशेंस नहीं है। तो इसलिए उनके लिए हमने
ये स्पेशल कार्यक्रम रखा जिसमें हम महादेव की स्तुतियों को रखेंगे। ये बहुत यूनिक है। हर बार जब भजन होता है तो हम सिर्फ कीर्तन पे फोकस करते हैं, इसमें हमने महादेव की स्तुति इस पर फोकस किया है। देखिए, साफ तौर पर ईशान शिवनंदा जी को सुन रहे थे आप, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और विकारों से खुद को अलग कर सकते हैं, और इसके लिए आध्यात्म के जरिए भी और अलग अलग गानों के जरिए या यूँ कहें स्तुतियों के जरिए आप अपने आप को हील कर सकते हैं। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ अंकित मिश्रा, दिल्ली, डीडी न्यूज़। कनाडा में 23 दिसंबर को भारतीय छात्र की गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। ये वारदात टोरंटो यूनिवर्सिटी के स्कारबोरो कैंपस के पास हुई। 20 वर्षीय शिवांक अवस्थी यूनिवर्सिटी के स्कारबोरो कैंपस में पीएचडी के छात्र थे। 23 दिसंबर की दोपहर स्थानीय पुलिस को हाईलैंड क्रीक ट्रेल और ओल्ड किंगस्टन रोड के पास जमीन पर एक शख्स के घायल अवस्था में पड़े होने की सूचना मिली थी। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की तो शिवांक को मृत पाया। अब इस मामले को हत्या मानकर आगे की जांच की जा रही है। 100 से भी ज्यादा साल पहले दक्षिण अफ्रीका की धरती पर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की लौ जलाई थी। वैसे तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की सक्रियता कई शहरों में थी, लेकिन इसकी शुरुआत जोहानिसबर्ग के पास से शुरू हुई थी। एक शांत जगह जहां धूप और हवा भी इतिहास की खुशबू लेकर आती है, और वो है गांधी टॉलस्टॉय फार्म। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन वहां पहुंचे, जहां आज भी स्थानीय लोग महात्मा गांधी की स्मृतियों को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में डीडी न्यूज़ की टीम आई थी, और वहां से थोड़ी दूर पर गांधी टॉलस्टॉय फार्म है, जहां की गांधी जी ने अपने जीवन के अनमोल 3 साल बिताए थे। ये 3 साल उनके मानवता के साथ कैसे उसे बेहतर बनाया जा सकता है, इसके प्रयोग से संबंधित थे। हम इसी आश्रम में हैं, गांधी टॉलस्टॉय फार्म, और हम आपको दिखाएंगे कि क्या है इस गांधी टॉलस्टॉय फार्म। जोहान्सबर्ग से लगभग 40 किलोमीटर दूर लेनेसिया गौतेंग का नितांत शांत इलाका। धूप में नहाई घास, हवा में इतिहास की हल्की महक और दूर पहाड़ी पर उकेरा हुआ नाम गांधी टॉलस्टॉय फार्म। ये वो स्थान है जहां 1910 में महात्मा गांधी ने अपने साथियों के साथ एक ऐसा समुदाय बसाया जिनके बीच सत्याग्रह सिर्फ नारा नहीं, बल्कि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। करीब 1100 एकड़ की ये भूमि गांधी जी को उनके जर्मन मूल के साथी हरमन कालेनबाख ने दी थी। गांधी ने रूस के महान विचारक लियो टॉलस्टॉय के सम्मान में फार्म का नाम टॉलस्टॉय फार्म रखा, जिनकी अहिंसा और सरल जीवन की शिक्षाओं ने उन्हें भीतर तक प्रभावित किया। गांधी मानते थे चरित्र निर्माण ही संघर्ष की पहली सीढ़ी है। इसी फार्म में बैठकर ये तय होता था कि अन्यायपूर्ण कानूनों का अहिंसक प्रतिरोध कैसे करना है। सन 1910 में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के खिलाफ कई प्रकार के अन्याय होते थे, जिसमें भारतीयों का बिना पास चलना अपराध था। ट्रेनों, बाजारों और सड़कों पर नस्लीय भेदभाव होता था। भारतीय विवाहों को कानूनी मान्यता नहीं थी। इन्हीं अपमानों ने गांधी को सत्याग्रह का मार्ग चुनने को प्रेरित किया, और ये फार्म उस संघर्ष की पहली प्रयोगशाला बना। सन 1910 से 1913 तक गांधी जी यहाँ रहे। समय के साथ फार्म की कई संरचनाएं जर्जर होती गईं। स्थानीय उपद्रवियों ने कुछ स्मृतियों को क्षतिग्रस्त भी किया। वर्ष 1998 में मोहन हीराबाई ने अपने प्रयासों से फार्म का नया परिसर तैयार कराया और नाम रखा गांधी टॉलस्टॉय फार्म। मैंने देखा कि गांधी जी की लेगेसी यहाँ से चल जाएगी, तो मैंने सोचा कि कुछ यहाँ कर सकते हैं। तो 1998 में हमने वो जगह ली और उसको आज डेवलप किया। फार्म में आगे बढ़ते ही दिखती है वल्लिम्मा मुनुसामी मुदलियार की प्रतिमा। वह तमिल मूल की बाल कार्यकर्ता जिन्होंने शिक्षा और सामुदायिक चेतना का दीप जलाया। कैंपस में नेल्सन मंडेला की प्रतिमा भी है, जिन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाकर दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष को नई दिशा दी। सब लोग यहाँ बहुत यादगिरी है उसकी, क्योंकि उसने सत्याग्रह का शुरुआत किया था। इसीलिए मंडेला जी ने भी सत्याग्रह से वो काम किया, और जेल में से भी उसने काम किया। गांधी जी भी जेल में थे। सब कुछ उन लोगों ने किया था, सो सब उसकी मान्यता दिखती है। आज भी फार्म को चलाना आसान नहीं है। संसाधन कम, चुनौतियां ज्यादा। हालांकि भारतीय वाणिज्यिक दूतावास ने फार्म की मदद करने की कोशिश की है। और आज
एक तरफ जब रूस यूक्रेन संघर्ष हो रहा है, दूसरी तरफ गजा इजराइल के बीच में संघर्ष हो रहा है, और ऐसे में गांधी जी अगर होते तो शायद वो दूसरा रास्ता बताते। कैमरा पर्सन संजय जेना के साथ गांधी टॉलस्टॉय फार्म से मैं अखिलेश सुमन, डीडी न्यूज़ के लिए। भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज अपने नाम करते हुए 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तिरुवनंतपुरम में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने भारत के सामने जीत के लिए 113 रनों का लक्ष्य रखा। भारतीय टीम ने शेफाली वर्मा के आक्रामक अर्धशतक की मदद से लक्ष्य को 13.2 ओवर में 2 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। शेफाली ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों पर नाबाद 79 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 21 रन का योगदान दिया। इससे पहले टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम 7 विकेट पर 112 रन बना चुकी थी। श्रीलंका के लिए चमारी ने हासिनी परेरा 25, कविशा दिल्हारी ने 20 और इमेशा दुलानी ने 27 रन का योगदान दिया। भारत के लिए रेणुका ठाकुर ने 4 और दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।